लाइव वाले बेचारे गुड मॉर्निंग कर ही नहीं पाते। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा सीमांत तो आज ऑनलाइन ले रहा है, लाइव ले रहा है। सो गया क्या सीमांत? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा जगा के रखूंगा, जागते रहना। जग ही रहा हूँ सर। ठीक। मुझे देख नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, लेकिन ना सो रहा हूँ ना सोने दे रहा हूँ। हैं? क्या राज? तो यार इट कम्स फ्रॉम विद इन। आप जो चीज चाहते हो ना वो कर लेते हो, ऊपर वाला आपको फिर रास्ते दिखाता है, हालात इस तरह से बना देते हैं। जो आपके विचार होते हैं ना, थॉट्स, थॉट बिकम्स थिंग्स। मैं चलो काम की बात, ज्ञान की बात बता देता हूँ। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हो ना अपने आसपास दुनिया में, अपने जीवन में, हर एक चीज वो पहले एक कल्पना थी, उसका विचार किसी के मन में। अपने सराउंडिंग, ये जो लाइट है, ये जो टेबल है, ये जो चेयर है, ये जो कैमरा है, ये जो लैपटॉप है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो फ्लैट पैनल है, फ्लैट पैनल को आप क्या सोचते हो कितने साल पहले ईजाद हुआ है? आपके सामने की बात है ये। कुछ सालों पहले तक फ्लैट पैनल नाम की कोई चीज होती नहीं थी। कितनी चीजें ऐसी हैं जो लेटेस्ट आती जा रही है। स्मार्टफोन आपके सामने, फीचर फोन आपके सामने आया था, नोकिया का आता था, या फिर उससे पहले रिलायंस ने निकाला था, सिर्फ बात हो सकती थी। हाँ, मोबाइल आपके सामने आया भाई, उससे पहले तो आप टेलीफोन उस पर लैंडलाइन पर ही करते थे ना। तो किसी ने तो कल्पना की कि यार ये जो बना हुआ है तार, इसको हटा करके कहीं ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट हो जाए। विचार वस्तु बन जाते हैं। हॉलीवुड की फिल्म आज से 50 साल पहले की उठा के देख लो, उसमें मोबाइल की कल्पना कर ली गई थी 50 साल पहले, 60 साल पहले, और उसके 20-30 साल बाद में वो हकीकत बन गई। समझ गए मेरी बात? स्पेस में जाना पहले कल्पना की गई थी, एरोप्लेन पहले कल्पना की गई थी। तो आप जो भी चीज सोचते हो, मैं अगर ये सपना देख रहा हूँ या मेरे विचार ऐसे हैं कि दिन रात मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के काम आएगा, बच्चों का फ्यूचर बनेगा, और बन रहा है या बना चुके हैं, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आप अगर इम्पेशेंस हो गए कि यार इतने दिन हो गए अभी तक तो नहीं हुआ, तो गए आप। सफलता इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं मिलती। ये बात मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि आपको ये लगता है कि यार सिलेबस तो एक बार पूरा कर लिया, कोचिंग भी पूरी हो गई थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं, वो कोई कमी रह गई है भाई, उस कमी को पूरी कर लोगे तो हो जाएगा। और जिनके हो रहे हैं वो आपके बीच में से ही तो हैं, वो कहीं आसमान से तो उतरे नहीं है। ना ही उन्होंने कोई और पढ़ाई की, आपने भी नर्सिंग किया और उन्होंने भी नर्सिंग किया। अब उन्होंने अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ा लिया है, आपकी उतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये सब विचार होते हैं भाई, लोगों का मिलना, घटनाओं का घटना, आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनको इनडायरेक्टली हम कंट्रोल करते हैं। आप जैसे विचार, आप सपने देखो तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने देखो, या मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ा मतलब आध्यात्मिक या थोड़ा ध्यान अगर आप करोगे ना, योग थोड़ा करना शुरू कर दो, तो आप ये फील करना अगर शुरू कर दो ना कि मैं ऑलरेडी बन गया, बन चुका हूं, वो एक अवस्था बहुत उच्च अवस्था होती है। रोंडा बर्न की किताब में से ये लाइन ली है मैंने। रोंडा बर्न एक अच्छी ऑथर है, फीमेल, जिसकी एक किताब है द सीक्रेट करके, है ना। तो अभी जरूरी नहीं, अभी आपको तो दूसरी किताबें पढ़ना प्रायोरिटी है, लेकिन जैसे नर्सिंग ऑफिसर, ये तो लाइफ के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए या किसी और एक अचीवमेंट, ये अपनी लाइफ के लिए। और ये अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। और आपको पता है ये किताब, सब किताबें दुनिया में जितनी अच्छी बुक्स है ना, उन सब का जो सोर्स है ना, रूट, मेन सोर्स है वो गीता है, भगवत गीता। उसमें जो लिखा हुआ एक वाक्य, उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। उसमें इतने गूढ़ रहस्य हैं और इतनी व्यावहारिक चीज़ है। तो मैं, क्योंकि गीता तो मैं पढ़ नहीं पाता, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ, लेकिन वो कुछ समय नहीं मिल पाता। लेकिन इन किताबों में जो बातें हैं वो इनडायरेक्ट इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन की, अपने तरीके से एक्सप्लेन की। इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिया है। आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो वही आपकी लाइफ में होने लग जाती है। घटनाएं उसी हिसाब से होती हैं, आपके विचार जैसे होते हैं, आपके विचार से आपके एक्शन डिसाइड होते हैं और आपके एक्शन से आपका फ्यूचर।
तो ब्रह्मांड ये कहते हैं कि यूनिवर्स उन चीज़ों को अपने आप ऑर्गेनाइज कर देता है जैसा आप सोचते हो। तो इसीलिए अच्छा सोचना जरूरी होता है। पॉजिटिव थिंकिंग की बात यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग से आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग हर जगह इफेक्टिव होती है, हर जगह फायदा देती है, तो आपको भी पॉजिटिव सोचना चाहिए और मैं भी। तो एनर्जी भी आ जाती है, एनर्जी है ना। फिर एक दो है कि साहब आप मरे मरे जबरदस्ती कोई आपको पीछे से चाबुक मारा कि चल ये काम कर। एक ये कि आप चाहते हो, देखो मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ। बचपन में मैं अपनी तरफ से पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट ऐसा था ही नहीं वहाँ पढ़ाई को लेकर के। कोई लोगों में धौलपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा अवेयरनेस था ही नहीं। तो पिताजी के डर से, डांट के डर से कि भाई पिटाई होगी अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं बनी, यही एक मकसद हुआ करता था कि फर्स्ट डिवीजन बननी चाहिए, बात खत्म। तो उस डर से हम फोर्सफुली पढ़ते थे। तो कितना पढ़ते थे, किताब खोल करके बैठे, सर्दियों के दिनों में रजाई ओढ़ रखी और ऐसे ऐसे जैसे थोड़ी देर हुई और नींद आ गई, जबकि ऐसे ही बैठे बैठे सो रहे हैं। फिर पीछे से पिताजी ने चिपकाया, एकदम से उठ गए, फिर एकदम फिर पढ़ने लगे। तो उतना ही पढ़ा। तो हम फोर्सफुली हमें मोबिलाइज किया गया कि ये काम करो। उसके बाद में जब एमबीबीएस में एंटर हो गया, एमबीबीएस कंप्लीट हुई, तो मेरे अंदर मतलब पीएमटी के दिनों में मुझे चस्का लग गया था कि यार पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है और पढ़ाई में बड़ी ताकत है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जिनसे आपके अंदर एक जागृति पैदा होती है, एक चेतना जागती है कि यार मैं भी कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। इस तरह की भावना आपके अंदर आती है। तो मुझे लगा कि यार अपन भी कर सकते हैं और किया भी। जो मेरे से 20-30% ज़्यादा वाले स्कोरर थे 12th क्लास में, वो उनसे भी आगे निकले कंपटीशन में। तो एक बार जब आपके अंदर से ये चेतना जाग जाती है, फिर आपको फोर्स करने की जरूरत है। उसके बाद पिताजी बस पूछते थे कैसी चल रही है, क्या है, सामान चाहिए क्या, पैसे चाहिए क्या, बस। लेकिन आई वॉज मोटिवेटेड। उसके बाद एमबीबीएस के बाद में एमडी की प्रिपरेशन करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आजकल एमडी तो जरूरी है, हर कोई एमडी तो करता है, तो ठीक है। तब तक वो शादी वादी की बात करना ये सब चल रहा था। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एमडी के बाद में फेलोशिप के लिए बोला कि क्रिटिकल केयर में फेलोशिप करनी है। तब उनको लगा कि भाई क्या कर रहा है, कब तक पढ़ेगा, पढ़ता ही रहेगा, क्या करना है, कैसे करना है। बिकॉज आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड। फिर मैं अपना थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो चुका था कि मैं अभी पैसे कमाने के अंदर चक्कर में पड़ गया अगर, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। तो डिग्री विग्री जो लेनी है अभी लेना ज़्यादा बेटर है। ज़िंदगी भर आप कमाई कर ही सकते हो, बाद में आप कभी भी कर लो। पढ़ाई में एक बार ब्रेक मिला तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो फिर घर वाले उल्टा कह रहे थे कि भाई रहने दे, बहुत पढ़ाई कर ली, अपने काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, जो भी लाइफ में आगे बढ़ना है बढ़ो। लेकिन मुझे खुद से लगा कि नहीं यार ये चीज़ मैं अभी कर लेता हूँ, तो मैंने वो कर ली। तो अब अपन खुद से मोटिवेटेड हो गए। तो इवन कोचिंग के लिए वो ये बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स पूछते रहते हैं बीच बीच में। अभी 2 दिन पहले फ़ोन करके कह रहे थे भाई क्या चल रहा है। तो अब मैंने कहा क्या बताऊँ, मैंने कहा सब बढ़िया चल रहा है। कह रहे इतनी मेहनत तो कहीं और करता तो ये हो जाता। मैंने कहा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, इतनी मेहनत कहीं और हो ही नहीं पाती भाई। ये मेहनत तो मैं बिना कहे ही कर रहा हूँ ना, मैं तो रोकने पे नहीं रोक रहा हूँ। दे आर स्टॉपिंग कि भाई ठीक है तुम दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हो, अपने अच्छे से ज़िंदगी जियो, बच्चों को टाइम दो, वो करो। वो भी अपन कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में आपका पैशन होता है ना, कीड़ा जिस चीज़ का है वो तो करो। और अच्छी चीज़ का कीड़ा पाल लेना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई कीड़ा लगेगा आप। अगर आप अच्छी आदतें नहीं बनाते हो तो कोई ना कोई खराब आदत, क्योंकि आदत तो आपको पड़ेगी। आपकी जो एनर्जी, आपका जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होगा। तो आप उसको अगर अच्छी जगह लगा दोगे तो दैट्स गुड। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो सोर्स तो मल्टीपल है और अंदर से आते हैं। आपको जब आपको लगेगा कि यार क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, और लगना चाहिए। आज ही सोचो ना, अभी सोचो भाई, बच्चे तो सेलेक्ट हो रहे हैं ना नर्सिंग ऑफिसर में, और जो आदमी आपको यहाँ पढ़ा रहा है वो कहीं और पढ़ाने वाला नहीं है। किसी कोचिंग में ऐसा नहीं है जो इतना क्वालिफाइड हो, जिसका एक्सपीरियंस इतना हो। सिर्फ डिग्री की बात नहीं कर रहा, डिग्रियां तो बहुत लोग मैंने गोल्ड मेडलिस्ट देखे, लेकिन बाद में मक्खी मारते हैं, एक मरीज नहीं होता। लेकिन अपन प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं, अपन उस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आपको तो फिर ये जरूर सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए भैया वाई नॉट मी। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अगर एक बच्चा भी सिलेक्ट होगा नॉर्थ सेट में तो वो मैं हूँ। 20% तो छोड़ो, अपने को चाहिए नहीं 20%। अपने को कितनी सीट चाहिए, सिर्फ एक। लोग पूछते ना कि सर 80-20 कर दिया है, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, तेरे को कितनी सीट चाहिए, कि सर एक चाहिए। तो मैंने कहा अगर तेरे को अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस अगर है, तो सीट तेरी पक्की है। बाकी जो नहीं तैयारी कर पाएंगे उनकी छोड़ दे चिंता, तू तो अपनी चिंता करना भाई। आपको सबकी चिंता थोड़ी करनी है कि सब उनका क्या होगा। आपको अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि भैया अपने को अपनी सीट पक्की करनी है, बात खत्म। और 20% खाली रवि ले लो, बताओ इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा।
आप वैसे तो रो रहे हो कि साहब सीट नहीं है, सीट नहीं है, सीट खाली जा रही, इस बात का रोना चाहिए आपको कि साहब सीट खाली निकल गई, इतनी अच्छी नौकरी को हमने ऐसे ही चले जाने दी। चलिए, तो एनर्जी सब आती है, अंदर से आती है, और ऊपर वाला भी आपको ताकत देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि बचपन में योगा बहुत किया, पिताजी सुबह डेली दौड़ाने ले जाते थे, घुमाने ले जाते, तो आपका शरीर में भी थोड़ा सा स्टेमिना होना चाहिए। नहीं तो इरेगुलर स्लीप पैटर्न बहुत डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। तो ऊपर वाले की दया से अभी अपन ठीक ठाक है, क्योंकि आपकी बॉडी संकेत देने लगती है भाई अब आपकी बस की नहीं रही है। तो अभी तक ऐसा नहीं है, अपन नाइट ड्यूटीज भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें एफिशिएंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि सब, क्योंकि खुद को फील हो जाता है जिस दिन, कई बार ऐसा होता है ना एनर्जी लो है, मैंने 1-2 बार कहा भी होगा, मैंने कहा आज एनर्जी लो है, आज थोड़ा सा इतना ही पढ़े, जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, तो अपन आराम से पढ़ेंगे, राइट। तो एनर्जी भी आएगी, समय भी मिलेगा, हालात भी बन जाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो और एक मन में जज्बा रखो कि ये करना है बस। थोड़ा मोटिवेशन आपको होना चाहिए कि भाई थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा संकट, थोड़ा दुख झेलना पड़ सकता है, थोड़ा मुश्किल टफ सिचुएशन में आपको रहना पड़ सकता है, कुछ त्याग करने पड़ सकते हैं छोटे छोटे। आपका मन करेगा यार मूवी देख लूँ, मन करेगा यूट्यूब पर थोड़ा सा कॉमेडी देखता रहूँ, एक देखने के बाद में फिर आप देखते चले जाते, वो आपको रोकनी पड़ेगी। खाना अच्छा नहीं मिला तो झेलना पड़ेगा, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई। आप घर छोड़ करके आए हो अपना, हाँ तबीयत खराब होती है बेटा। मेरी जिंदगी बहुत हॉस्टल में निकली, 8th क्लास से मैं अभी तक बाहर ही रहा हूँ। शादी के बाद मैंने घर का खाना खाना शुरू किया, नहीं तो हॉस्टल का ही खाना खाया। तो ठीक है ना, कुछ बन गए ना आप, अगर वहीं धौलपुर में ही अगर गुंडागिरी करते रहते, दादागिरी करते, जो कि करते थे, तो वही कर रहे होते, आज भले ही कुछ प्रधान बन जाते, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कैरियर बना ले तो उसमें तो। लेकिन आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, देखो एजुकेशन पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, आप ध्यान रखो। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो रेपुटेशन हो रही है, उसमें इस बात का भी रोल है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आप मरीजों के साथ डील करोगे, आप हॉस्पिटल में नौकरी करोगे। हर आदमी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है जीवन में, तो वो चाहेगा कि यार कभी आड़े वक्त पर काम ही आएगा, इससे तो अपनी दोस्ती करके रखो, जान पहचान बना के रखो। कभी ऐसी फ़ोन पे सलाह ले लेंगे, छोटी मोटी चीज़, कभी हेल्प है, पट्टी करना है, कोई इंजेक्शन टीटी वीटी लगवाना है, तो इतना काम तो हो जाएगा। तो आपका प्रोफेशन ऐसा है कि लोग आपसे बना के रखना चाहेंगे कि भाई ठीक है, रेपुटेशन। कोई भी आदमी रिश्ते के लिए प्रेफर करेगा कि यार ठीक है नर्सिंग ऑफिसर बन गया ना, परमानेंट काम। तो ये सोशल इम्पैक्ट है आपके जॉब प्रोफाइल। इंजीनियर्स की शायद इतनी अच्छी नहीं है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत कॉमन हो गई है, जॉब ऐसी नहीं कि सब इतनी अच्छी जॉब हो। मेरा मानना यह है कि अभी नर्सिंग में जो जॉब मिल रही है ना, इट इज़ अमेजिंग। 95,000 रुपीज़ की जॉब पहले दिन से लगना, आई डोंट नो किसी और प्रोफेशन में है कि, मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई मेट्रो में लगा हुआ है, खुद माई रियल यंगर ब्रदर, तो उसकी भी अभी 70-75 हज़ार ही है, जबकि अच्छी नौकरी है मेट्रो में, समझ रहे हो। लेकिन सैलरी इतनी नहीं है, और रेपुटेशन मेडिकल और नर्सिंग में जितनी उतनी कहीं नहीं है। सोसाइटी में इज्जत से आएंगे, अच्छा दिल्ली एम्स में लगा है, एम्स में लगा, एम्स भोपाल में लगा, तो होती है ना, पेरेंट्स को भी होती है, सोसाइटी में भी होती है। तो ये मोटिवेशन कम है क्या कि आपको इस मेहनत के बदले में इतना कुछ मिल रहा है, इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट मनी, इट इज़ योर सोशल रेपुटेशन, सोसाइटी में आपकी इज्जत, कि लोग इज्जत से देखेंगे, और पेरेंट्स का प्राउड कितना ज़्यादा होगा, ये सोचो। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऐसी मिलेगी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी एनर्जी। लिटरली आई हैव फेल्ट, मैंने ऐसा चीज़ महसूस किया, तो सब एनर्जी मिलेगी आपको, राइट। चलो कहाँ तक बात करी थी अपन ने लास्ट, क्लासिफिकेशन में ब्रेडिकार्डिया का हमने पूरा क्लासिफिकेशन देखा। अब सीधा टैकीकार्डिया शुरू कर देते, फिर दोनों को अब एक साथ भी देख सकते हैं आराम से। टैकी एरिथमिया, अगर टैकी एरिथमियास है तो, जैसे ब्रेडी एरिथमिया में सबसे पहले क्या देखा था आपने, हार्ट रेट, तो तभी तो ब्रेडी हुआ, पता चला। उसके बाद रिदम रेट, तो ब्रेडी तक पता चल गई, ब्रेडी कार्डियस का मतलब रेट तो निकाल चुके हो, तभी तो पता चला ब्रेडी है। उसके बाद सीधा देखा था PR इंटरवल, उसके आगे की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। आज वर्षा क्यों नहीं आई भाई, ऑनलाइन भी नहीं है, क्योंकि चीजें मिस होती है ना, बाद में समझना मुश्किल होता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया में हमने PR इंटरवल देखा था, वैसे ही टैकीकार्डिया या टैकी एरिथमिया में हम देखते हैं QRS। और QRS की क्या होती है,
विड्थ, विड्थ, विड्थ मतलब सिंपल चौड़ाई। आपस में नहीं, मुझसे पूछो अगर कोई डाउट है। तो QRS की विड्थ देखोगे तो क्या पता चलेगा, या तो QRS नॉर्मल होता है या नैरो को हम नॉर्मल ही मानते हैं। वैसे नैरो की कोई डेफिनेशन नहीं है, वाइड की डेफिनेशन है मोर देन और इक्वल टू 3 स्मॉल स्क्वायर QRS की विड्थ। तो या तो नॉर्मल या नैरो होगा और या तो वाइड होगा। वाइड का मतलब मोर देन इक्वल टू 3 स्मॉल स्क्वायर, यानी कि मोर देन इक्वल टू 0.12 सेकेंड। और यहां पर क्या होगा, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, यानी कि लेस देन 0.12 सेकेंड। सिंपल है। ब्रैडी एरिथमिया में PR इंटरवल देखते हैं, टैकी एरिथमिया में QRS की विड्थ देखते हैं, या तो वाइड मिलेगा या तो नॉर्मल या नैरो। ठीक है, मान ली। अगर QRS वाइड हो रहा है तो ये टैकी एरिथमियास कैसे होंगे, वेंट्रिकुलर। इसका भी मैं रेशनल बता दूंगा तो जिंदगी में भूल ही नहीं पाओ, अंदर से दिमाग से अपने आप निकला रही ये तो वेंट्रिकुलर हो। आप तो खुद ही दिमाग लगाने लग गए। क्या नाम है प्रिया, सही बात है क्या? QRS अगर वाइड हो रहा है तो ये जो एरिथमियास है वो वेंट्रिकुलर ही होना चाहिए। क्यों भाई विदेश, क्यों बेटा, मतलब क्या लॉजिक? और अगर QRS नैरो है तो ये या तो सुप्रा वेंट्रिकुलर होगा या फिर एट्रियल बोल सकते हैं इसको। प्रिया QRS कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है? आई मीन कौन सी एक्टिविटी दिखा रहा है? सिंपल सवाल है। अरे कितनी बार बताया है। हाँ, नर्वस होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होकर बोलो आराम से। आज दोस्त नहीं है तो कमजोर महसूस कर रही है अपने आप। दोस्त से हिम्मत रहती है उसकी। आपस में देखिए ये ना। हाँ क्या है, बता ये तो बता देंगे आराम से। वेंट्रिकल्स का विदेश, QRS कॉम्प्लेक्स ECG में एक्टिविटी कोई तो दिखाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। फिर हमने उसके साथ होने वाली मैकेनिकल एक्टिविटी के बारे में भी बात की। एक ग्राफ वो बनाया था, इधर तो वेव, इधर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इधर मैकेनिकल एक्टिविटी कंपेरेटिवली, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तुमने उसको याद भी नहीं रखा, बाद में पढ़ा भी नहीं। इसका मतलब P वेव क्या बता रही थी? एट्रियल P वेव। और QRS वेंट्रिकुलर, सुनाई नहीं दिया। याद आएगा विदेश। और T वेव क्या बता रही थी? T वेव देखो, ECG अगर इंग्लिश के अगर वो है ना सेंटेंस, तो ABCD है, PQRS है भी अल्फाबेट ही है, P अल्फाबेट ही तो है, QRS ABCD में ही तो आता है। तो ABCD तो पता नहीं, P वेव क्या होती है, QRS क्या है, T वेव क्या होती है, बताया मैंने? हो सकता है नहीं, हो सकता है वो क्लास में मिस कर दी हो, लेकिन हमें पहली बार चीजें पढ़नी है और उनको समझना भी। ये बात बिल्कुल सही है, जो भी आंसर दे रहे हैं वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी पढ़ी है और कई बार रिवाइज हो चुकी है। मुझे कोई भी चीज़ इतनी आसान इसलिए लग रही क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं भाई। आप इतने सालों से अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल थोड़ी होता है। फ़ोन पे बात करते करते इधर उधर देखोगे आराम से तो भी गाड़ी चलती है स्मूथली। आपको पता है जब ब्रेक लगानी है अपने आप पैर आपका चला जाता है, रिफ्लेक्स बन जाता है। QRS बताया था वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डी, डेली वाला। और डीपोलराइजेशन में
कॉन्ट्रैक्शन होता है, रीपोलराइजेशन में रिलैक्सेशन होता है जिसको डायस्टॉल कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो क्यूआरएस का लेना देना वेंट्रिकल से है, तो अगर क्यूआरएस वाइड हो रहा है मतलब एबनॉर्मलिटी वेंट्रिकल की है कुछ न कुछ, तो एरिथमिया टैकीकार्डिया कैसा होगा, वेंट्रिकुलर होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। रिदम देख करके रेट देखी आपने, रेट ज्यादा थी 100 से, तो टैकीकार्डिया आते ही आपको क्या देखना है, क्यूआरएस। ईसीजी में देखते हैं ना क्यूआरएस 1 2 3 2 1.5 इतना ही चेक करते ना, मेजर करना सिखाया ना अपन ने। तो क्यूआरएस की विड्थ देखोगे तो विड्थ में या तो वो नॉर्मल होगा तो लेस देन 3, नैरो कुछ एबनॉर्मल नहीं होता, नैरो इज नॉर्मल, या तो फिर वो वाइड हो सकता है। तो आप देख करके बता दोगे, अगर वाइड है इसका मतलब प्रॉब्लम वेंट्रिकुलर है, और अगर नैरो है तो प्रॉब्लम वेंट्रिकल्स के ऊपर की है। वेंट्रिकल के नीचे तो कुछ है ही नहीं, एट्रिया ऊपर की तरफ है, वेंट्रिकल नीचे की तरफ है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर, सुप्रा मतलब उसके ऊपर। क्लियर है बात, मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए ताकि लंबे समय तक याद रख पाओ। अब हमें दोनों ही कंडीशन में, चाहे क्यूआरएस वाइड मिले चाहे क्यूआरएस नैरो मिले, अब हमें क्या देखना है, रिदम रेगुलर थी या इरेगुलर, ठीक है। तो इस तरफ तो मैं रेगुलर रिदम रख लेता हूं और इस तरफ में इरेगुलर, ठीक है। वैसे ही जब वाइड क्यूआरएस हो तो इस तरफ तो आपकी रेगुलर रिदम और इस तरफ है आपकी, एक एक स्टेप को धीरे धीरे समझते जाओ। अगर रेट बढ़ी हुई है, देखो ये होते हैं गागर में सागर, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये कम जगह में और बहुत सारी जानकारी देते हैं। इसको लैंग्वेज में बनाओगे तो लंबे लंबे पन्ने भर जाएंगे आपके बड़े बड़े, लेकिन अभी क्या, क्यूआरएस सबसे पहले रेट देखिए हमने, रेट या तो बढ़ी हुई मिलेगी या तो नॉर्मल है। बढ़ी हुई तो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया आते ही आपको ध्यान किस पर देना होगा, क्यूआरएस पर। क्यूआरएस पर ध्यान दिया तो या तो नॉर्मल मिला या बढ़ा हुआ मिला। नॉर्मल है तो इट इज सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास, और अगर वाइड है तो इट इज वेंट्रिकुलर। फिर हमने क्या देखा, रिदम, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि पहला स्टेप तो रिदम का ही था, लेकिन अब एनालाइज करना है ना कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर। तो रेगुलर रिदम है और नैरो क्यूआरएस है और टैकीकार्डिया है, तो इसको हम बोलते हैं एसवीटी, इसी में आता है पीएसवीटी, इसी में आता है मैट एमएटी, और इसी में आता है एटी। एक जनरल बात बता रहा हूं, दोनों पर लागू होती है, वाइड क्यूआरएस पर भी और नैरो क्यूआरएस पर। अगर रिदम रेगुलर होगी तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलेंगे, और अगर रिदम इरेगुलर हुई तो उसको हम फिब्रिलेशन बोलेंगे। फिब्रिलेशन आएंगे, अभी तो डिटेल में पढ़े, चिंता मत कर। ये थोड़ी कि फ्लो चार्ट बना के कैसे भी याद हो जाए, फ्लो चार्ट बना के एक बार आपको दिखा दो, अपन तो बिल्कुल तसल्ली से पढ़े। कोई भी डाउट है घुस के क्लियर करें भाई, अंदर जाकर कि चल क्या रहा, लॉजिकली रेशनली आपके दिमाग से खुद से क्वेश्चन का आंसर आने लगे, तब तक। इरेगुलर को क्या नाम दिया था, फिब्रिलेशन। टैकीकार्डिया में अगर इरेगुलर है तो फिब्रिलेशन, और रेगुलर है तो टैकीकार्डिया से। कौन सा है वो, वाइड क्यूआरएस है या नैरो क्यूआरएस है, उससे देख करके डिसाइड कर रहे हैं। तो इरेगुलर है तो फिब्रिलेशन, और क्योंकि ये नैरो क्यूआरएस है तो या तो सुप्रावेंट्रिकुलर बोलो या एट्रियल बोलो, लेकिन हम एट्रियल ही बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। सेम कहानी, वेंट्रिकुलर है अगर वाइड क्यूआरएस है तो वाइड क्यूआरएस देख लिया आपने, अब देखा कि रेगुलर है इरेगुलर है। अगर रेगुलर है तो क्या बोलेंगे उसको, भाई वाइड क्यूआरएस इसलिए वेंट्रिकुलर और रेगुलर है इसलिए टैकीकार्डिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर को क्या नाम है अपना, विदेश बेटा, इसको क्या बोलना चाहिए, इरेगुलर को फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन कौन सा वाला, नहीं इरेगुलर है इसलिए फिब्रिलेशन बोल दिया, लेकिन कौन सा वाला फिब्रिलेशन,
वाइड क्यूआरएस है ना, हाँ तो क्या बोलेंगे उसको, कौन सा फिब्रिलेशन, वाइड नहीं, वाइड को मैंने बोला ना, देखिए लिखा हुआ वेंट्रिकुलर नाम देंगे, तो क्या नाम बनेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आ रही ना बात समझ में, धीरे धीरे चलेंगे, इसको इस जल्दी घास काटने का मतलब, इससे अच्छा तो पढ़ो ही नहीं, देख बिल्कुल सिंपल फंडा। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको हर कोई पढ़ा नहीं पाएगा, ये एक रियलिटी है, बिकॉज उनको खुद को नहीं पता है। तो या तो हम छोड़ ही देंगे यार, एक सवाल के पीछे या 2-4 सवाल के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करें, या फिर हमें इतना भरोसा हो कि इस सवाल को कोई और सही करे या नहीं करे, हम हमेशा सही करके आएंगे, 100% सही करके आएंगे, इस तरह से पढ़ें। तो अपन इसी तरह से पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, बिना देखे बता रहा हूँ, देखो पहले तो हमने रिदम देखी, ईसीजी के 5 नियम अभी भी लागू हो गए, रिदम देख करके रेट निकाली, रेट अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, रेट अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल में या तो रेट कम होगी या रेट ज्यादा होगी, कम हुई तो ब्रेडी, ब्रेडी का मतलब रेट यूजुअली 60 से कम होगी या लोअर साइड में होगी, 70 से कम होगी, 72 से कम होगी। उसके बाद में ब्रेडी आते ही आपको क्या देखना है, ब्रेडी में पीआर इंटरवल देखना, ये चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी भाई, मेरे रिवीजन से मैं आपको चौथी बार बता रहा हूँ, इससे आपका फायदा नहीं है। आपका फायदा कब है, जब आप अपने मन में बोले या जोर से बोले, घर जाके रिवाइज करो। मेरी मान लो ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो गया आपको पढ़ाने से, तो आपको फायदा मिलेगा क्या, आपको फायदा कब है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में क्वेश्चन सही है। ब्रेडिकार्डिया में क्या देखते हैं, ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी में किस पर ध्यान देना है, पीआर इंटरवल। ये अगर आगे अब की बार भूली तो चॉकलेट लेके आना, अगली पेनल्टी लगाना शुरू कर दूं, बहुत तरीके, और पॉजिटिव री एनफोर्समेंट कि भैया हमें चॉकलेट देनी पड़ेगी अगर आपने गलती, समझ में आ गई। पीआर इंटरवल में क्या देखेंगे अपन, ड्यूरेशन ही देखेंगे भाई, या तो नॉर्मल होगा या तो बढ़ा हुआ, या तो प्रोलॉन्ग्ड या नॉर्मल। अगर नॉर्मल है पीआर इंटरवल तो साइनस ब्रेडी, कल बताया था साइनस ब्रेडी का भी, और अगर बढ़ा हुआ है तो हार्ट ब्लॉक। और हार्ट ब्लॉक की कहानी कल हमने पढ़ी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 मॉर्बिड्स टाइप 1 था, मॉर्बिड्स टाइप 2 था, मॉर्बिड्स टाइप 1 को वैंकीबेक फिनोमेना बोला था, पीआर इंटरवल याद आ गया भाई। अब तो रील घूम जानी चाहिए ना, ट्रेलर देखे मूवी की स्टोरी नहीं आ जाती कि और ये गुंडा है ये मारेगा, अब देखो, है ना। तो ब्रेडी खत्म, टैकी आ गया, रेट एबनॉर्मल है, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया आती क्या देखना, क्यूआरएस, टैकी आती क्या देखना है, क्यूआरएस। क्यूआरएस में क्या देखोगे, क्यूआरएस में क्या देखोगे, क्यूआरएस की क्या देखोगे, विड्थ, विड्थ, और डरा दिया ना, सीमांत से रहा नहीं गया, मतलब ये तो तब बोल रहा हूँ जब रहा नहीं जा रहा है, चल विड्थ, क्यूआरएस की विड्थ, जैसे पीआर का इंटरवल देखा था ना ड्यूरेशन, तो क्यूआरएस की विड्थ देखते हैं, तो विड्थ में क्या फाइंडिंग मिलेगी विदेश, क्यूआरएस में क्या फाइंडिंग मिलेगी, या तो ये या तो वो, कौन कौन सी, हाँ बोल बोल बोल, या तो वाइड हो, क्यूआरएस में दो ही तो कंडीशन हो रही है, या तो नैरो या नॉर्मल, या तो वाइड, सामने तो लिखा हुआ है। अरे भाई ये तो पता ही नहीं है, वाइड भी हो सकता है नॉर्मल, हम तो दोनों ही लेके चल, देख के, तो क्या देखना है, विड्थ देखनी है, नॉर्मल है कि वाइड है, देख लिया, क्या निकला विदेश, कुछ भी निकल सकता है दोनों में से, तो अपन दोनों ही ले ले एक एक करके, भाई ये निकले तो भी आगे अपन देखना, ये निकले तो भी आगे देख ले। सपोज पहले निकला नैरो, आपने देखा क्यों, सही है, नैरो है, देख लिया, अब क्या देखोगे, अबे वाइड कहां से निकलेगा झंडू, जब नैरो हो गया तो वाइड कैसे होगा, देख लिया ना एक बार, उस ईसीजी में वाइड कैसे हो जाएगा, एक बात बता भाई, जब आपने देखा नैरो तो नैरो ही रहेगा ना। मेरा सवाल है इसके बाद अपन क्या देखेंगे, सामने लिखा हुआ तो है, रेट नहीं, रेट तो पहले देख ली तभी तो टैकीकार्डिया था। रिदम देखेंगे, रिदम में क्या देखेंगे,
वो तो देख लिया ना बेटा, जब अपन ने नैरो कह दिया इसका मतलब सुप्रावेंट्रिकुलर है। मैं कह रहा हूं इसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है ये कि रेगुलर है या दिख नहीं ना, सामने तो लिखा हुआ है, गौर करो ना। क्या देखेंगे? कैसे देखेंगे बताना जरा। अब आया ना सवाल डिफिकल्ट, कैसे देखेंगे? कैसे? हाँ आराम से बताओ, मैं ऐसा नहीं हूं। अच्छा आराम से बता सामंत, सीमांत। लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे सर। लार्ज बॉक्स काउंट करेंगे, हाँ लार्ज स्क्वायर को। स्क्वायर। कांस्टेंट अगर है तो वेरिएबल, यही बात थी, पहले भी बताई थी। स्मॉल बॉक्स क्यों करना चाह रहे? आर इंटरवल के बीच में लार्ज गिनो। अब तो आर के बीच में गिनना है ना रेगुलर। आपने वैसे पहले ही चेक कर लिया है, तभी तो रेट निकाली होगी। रेगुलर इरेगुलर तो आपने रेट निकालने से पहले ही देख लिया होगा। अगर रेगुलर होगी तो 300 में भाग दोगे, इरेगुलर है तो टोटल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टोटल ड्यूरेशन, चूंकि इसलिए यही बताया था ना, प्रैक्टिस करी अब की अपन ने। तो अब आपने क्या किया? सुप्रावेंट्रिकुलर है या वेंट्रिकुलर, कैसे पता चला? क्यूआरएस पता चलने के बाद में आपने रेगुलर है इरेगुलर। अब देखो टैकीकार्डिया विद नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विद रेगुलर रिदम, डायग्नोसिस अपने आप आ गया। टैकीकार्डिया, नैरो क्यूआरएस, रेगुलर, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। इनके नाम बता दो, कुछ तो आपने अंदाजे लगाए होंगे। देखो टी का मतलब तो साफ ही है, और एस बी का मतलब भी साफ ही है क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो मैं क्यों लिखूं एस बी टी का मतलब? पी एस बी टी का मतलब जरूर पता होना चाहिए। ये प्रॉक्सिमल नहीं है, पैरोक्सिस्मल इंग्लिश का वर्ड है। मैं चाहूं तो भी इसको आसान नहीं बना सकता, इसको ब्रेक करने पर भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। एक ही वर्ड है सीधा, अचानक से, अनएक्सपेक्टेड, या जो सोचे उसका उल्टा, सडन, अनएक्सपेक्टेड। राइट? तो नाम पता चल गया, एसबीटी पीएसबीटी का नाम पता चल गया। पीएसबीटी की क्या फुल फॉर्म है? भाई जोर से बोल दो ताकि याद रहे, नहीं तो जिंदगी में याद नहीं रहेगा। बोलना बेटा। विदेश, विदेश ऐसे घूर के देख रहा, लिखा हुआ है। इंग्लिश थोड़ी, राइटिंग तो मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। जोर से क्या बोलते हैं, यही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ उसने थोड़ी देर घूरा लेकिन सही बोला है। पैरोक्सिस्मल, पैरोक्सिस्मल, कैसे भी याद करो, याद हो जाना चाहिए, बात खत्म। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, शॉर्ट फॉर्म ही पूछी जाती है। पीएसबीटी लिख दे तो ये मत सोचना कि यार ये तो शॉर्ट में लिख। पीएसबीटी मेडिकल में टर्म है, यूज होगा। पीएसबीटी के नाम से ही सवाल पूछा जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस पूछेंगे तो पता होना चाहिए पीएसबीटी, पीएसबीटी तो पता होना चाहिए। एसबीटी पीएसबीटी दोनों पता चल गए। एटी का मतलब बताना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह 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 वाह, सही अंदाजा लगाया भाई। सुप्रावेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल के ऊपर एट्रिया होते हैं, एट्रियल टैकीकार्डिया। मैट का भी बता दो फिर तो, मजेदार एट्रियल टैकीकार्डिया, महा एट्रियल टैकीकार्डिया। आजकल महापड़ाव, महापंचायत, महासम्मेलन। माइट्रल नहीं, इसने दिमाग को लगाया कुछ, हार्ट की स्ट्रक्चर माइट्रल से निकाली, लेकिन इट इज नॉट मैट। बता भाई क्या नाम है? सीमांत। मल्टी।
मल्टी, आधा सही है भाई। मल्टी, अबे उधर गूगल खोल के तो नहीं बैठा है ना? नहीं सर, ये गुड। पढ़ा था ना, आपने पढ़ाया था। हाँ, मल्टी फोकल। मल्टी फोकल, अच्छा इसने कुछ क्लासेस ले रखी है भाई। हाँ हाँ हाँ, मल्टी फोकल एट्रियल टैकीकार्डिया मैट। मल्टीफोकल एट्रियल ट्रैकीकार्डिया। मल्टी का मतलब बहुत सारे, फोकल मतलब सोर्स, फोकस, फोकाई, जहाँ से आ रहा है टैकीकार्डिया ओरिजिनेट हो रहा है, तो मल्टीफोकल एट्रियल। ये सब कैसे है? सुप्रावेंट्रिकुलर है, यानी कि नैरो क्यूआरएस रहेगा और रेगुलर रिदम रहेगी। अगर इरेगुलर रिदम हुई, जैसे एएफ की पहचान क्या होगी, अब मैं बताता हूँ। टैकीकार्डिया, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इरेगुलर। टैकीकार्डिया की तीन पहचान क्या होती है? क्योंकि एएफ, सॉरी एएफ की पहचान, क्योंकि एएफ अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एएफ का मतलब इरेगुलर, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा? नैरो क्यूआरएस। एक और चीज बता रहा हूं आपको, इसमें पी वेव एब्सेंट रहती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा, शायद किताब कॉपी में नहीं लिखा रहे। पहले ये देख लो, टैकीकार्डिया था, देख लिया, पता चला क्यूआरएस वाइड है तो वाइड हो गया। फिर देखा इरेगुलर था, तो डायग्नोसिस क्या बन गया? तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। टैकीकार्डिया था, वाइड क्यूआरएस था, रेगुलर था, डायग्नोसिस बन गया वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्लियर है? अब एसीएलएस के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इससे जुड़े हैं वो यही डिस्कस करेंगे। डायग्नोस करके छोड़ दोगे कि हाँ देखा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, मैंने पहचान लिया, चलो आज की ड्यूटी हो गई, घर चल। हो गई क्या? ट्रीटमेंट करे बिना मरीज डायग्नोसिस के लिए थोड़ी आया था कि हाँ पेशेंट की डेथ हुई है मुझे, लेकिन पता है किस वजह से, मैंने भले ही उसको मरने दिया लेकिन डायग्नोसिस मेरा सही हुआ। ऐसा करेंगे कि कभी? भले ही डायग्नोसिस सही था या नहीं था, आपने ट्रीट किया, पेशेंट बच गया, वो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट किए बिना नहीं छोड़ना है, तो वो भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो मैं बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन को अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो वो शब्द होगा ये। अरे यार पता नहीं शुद्ध हिंदी में इसको कुछ और भी बोलते, क्या है ये? फड़फड़ाना। फड़फड़ाना जानते भाई? जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कोचिंग वाले फड़फड़ा रहे हैं कि सब ऐसा हो गया, वो हो गया, नहीं ये नहीं वो नहीं, दे आर फिब्रिलेटिंग। और अगर हम इसको समझें तो जैसे मैं वेंट्रिकल की रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल बना हुआ है मायोकार्डियम, जो मेन हमारा मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम में मायो मसल, मतलब मसल, हार्ट की मसल्स बनी होती है, मसल्स फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर बन के होते हैं ना, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। मसल्स की यूनिट होती है ना मसल फाइबर्स, फाइबर से ही तो मसल बनी होती है, छोटी यूनिट फाइबर। तो अगर मसल के फाइबर्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड रिदम में, कोऑर्डिनेशन के साथ में मूवमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मूवमेंट से ही रिलैक्सेशन होता है। इसमें एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है। कब? जब पूरी मूवमेंट रिदम और कोऑर्डिनेशन के साथ में। यही होता है ना। क्या हो अगर हर मायोकार्डियम का हर फाइबर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे, अपनी मर्जी से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये रिलैक्स हो रहा है, तो क्या कोई कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिव मूवमेंट हो पाएगा? सिंपल सी बात है, मैं इस टेबल को, हमें चार लोगों को धक्का देना, चार फाइबर हैं जो इस टेबल को सरकाते हैं,
या गाड़ी को धक्का लगाना है, आपको गाड़ी बंद हो गई है, आपको धक्का लगाना है, तो 4 लोग बैठे थे गाड़ी में, क्या करोगे? चारों एक तरफ से एक साथ धक्का लगाएंगे? बल्कि वो बोलते हैं यस रेडी 1 2 3, क्यों? ताकि एक साथ ताकत लगे और इफेक्टिवली फोर्स जनरेट हो। क्या हो अगर एक ताकत लगा रहा है उस टाइम पर दूसरा पसीना पहुंच रहा है, फिर वो ताकत लगा रहा है तीसरा पसीना पहुंच रहा है, क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? इफेक्टिव काम होगा। और अगर 2 आगे से 2 पीछे से आ जाए तो सरदार जियों पर कुछ जोक था कि 2 आगे से धक्का लगाए, पूरी रात हो गई, गाड़ी सरकी नहीं। पार्टी में से आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, पार्टी में तो सरदार जी ने बढ़िया ड्रिंक की हुई थी तो चढ़ गई दोनों को, तो 4 लोग थे, 2 आगे से धक्का दे रहे थे, 2 पीछे से, तो गाड़ी सुबह तक वहीं खड़ी थी। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव हो ही नहीं सकता ना। इफेक्टिव के लिए कोऑर्डिनेटेड सेम डायरेक्शन मूवमेंट। तो मायोकार्डियम के फाइबर्स अपनी मर्जी से जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जब उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है, तो मसल के फाइबर तो फड़फड़ाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स का कोई इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या? वेंट्रिकल तो वैसा का वैसा ही, लेकिन देखने पे क्या लगेगा? जैसे मूवमेंट हो रही है, फिब्रिलेशन। दिस इज कॉल्ड फिब्रिलेशन। तो फिब्रिलेशन का मतलब क्या? फड़फड़ाना। फड़फड़ाने का मतलब देयर इज नो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, या जो भी काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फड़फड़ाने का मतलब आना जाने को कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ मिलना नहीं, लेकिन शोर मचा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फड़फड़ाना। तो फिब्रिलेशन एट्रियल भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर भी। वेंट्रिकुलर होगा तो कैसे पहचानेंगे उसको हम? क्यूआरएस वाइड देख करके। एट्रियल होगा तो क्यूआरएस नैरो होगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि बताओ एट्रियल फिब्रिलेशन में आपके हिसाब से कौन सी वेव एब्सेंट होनी चाहिए और इसमें कौन सी वेव एब्सेंट होनी चाहिए? अच्छा, ओके। एट्रियल में टी होगी और वेंट्रिकुलर में? वेंट्रिकुलर में पी। क्या सोच के बोले? हाँ, सोचने की दिशा तो सही है, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए। पी वेव, हाँ कर अभी मौका है अभी। इसमें पी वेव एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। पी वेव का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टम। क्या एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या? बोल भाई गीतेश। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज देयर इज नो सिस्टोल, नो कॉन्ट्रैक्शन, नो डीपोलराइजेशन, इट मीन्स नो पी वेव। फड़फड़ाने, ये इतना छोटा करंट है, इसकी वजह से कोई वेव जनरेट नहीं होती। वेव जनरेट कब होती? जब सारे फाइबर कोऑर्डिनेटेडली एक डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन करते, एक साथ धक्का लगाते, एक साथ रुकते, तब। तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, देयर इज नो पी वेव। यहां पर क्या हो रहा है? देखा है ना बेटा, इसका मतलब एब्सेंट। यहां पर क्या होगा? यहां पर ना तो पी वेव, ना क्यूआरएस, ना टी वेव। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दुनिया का सबसे खराब एरिथमिया है। जिसमें वेंट्रिकल ही फिब्रिलेट हो गया हो, जिसमें वेंट्रिकल ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई? वो तो छोड़, काय का क्यूआरएस, सब एब्सेंट, पहचान ही नहीं सकते भाई।
कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। बस लाइन स्ट्रेट अगर आती तो कब आती, जब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। यहाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो इफेक्टिवली कुछ कर नहीं रही है, कोई वेव नहीं बना रही है, लेकिन फड़फड़ा तो रहा, शोर तो मचा ही रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे भाई, सिलेक्शन नहीं दे रहे नॉर्थ साइड में, लेकिन शोर तो मचा रहे हैं कि ऑनलाइन हमारे पास इतने बच्चे, हमारे पास इतने बच्चे। तो फ्लैट लाइन नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सूने हो गए, कोचिंग बंद होगी, सब चल रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। फड़फड़ाएंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखेगी, और ऐसी दिखेगी जिसमें ना तो पी वेव पहचान पाओगे, ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहचान पाओगे, ना टी वेव दिखेगी, ना कोई और वेव दिखेगी। आगे बात समझ में? तो अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात है। मैकेनिकली क्या हो रहा है? ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ना सिस्टोल हो रहा है। इसका मतलब देखा जाए तो एक तरह से ये तो हार्ट काम ही नहीं कर रहा, और हार्ट काम नहीं करे ये कोई छोटी बात है क्या? दुनिया में इससे बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं है, और इसी ने इसको बोला है VF इज इक्वल टू कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब पेशेंट इज डेड, पेशेंट इज डेड। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ मिनट का समय होता है ना, कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आप कुछ करते हो, क्या बोलते हैं उसको? CPR। लेकिन CPR में VF के लिए जो पहली प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है? डिफिब्रिलेशन। इस पर अपन वीडियो दिखाएंगे, जैसे आपको इको का दिखाया था। नहीं दिखाया? दिखाया था पहले, दिखा दिया, हार्ट फेलियर में दिखा था, कोई बात नहीं, फिर दिखाएंगे। डिफिब्रिलेटर का तो भी दिखाना ही है, लाइव पर दिखाया था, कोई बात नहीं, तो यहाँ तो अपन दिखाएंगे, वो अपन करेंगे। लेकिन इसको सुन लो, VF का मतलब कार्डियक अरेस्ट। हाँ, कार्डियक अरेस्ट मतलब व्हाट इज नॉट एट ऑल वर्किंग, जीरो काम। तो क्या हो गया, ठीक है, थोड़ी देर चाय वाय पी के आ जाओ, ड्यूटी पर अगर हो तो चाय वाय तो पी लो यार, चाय ठंडी हो जाएगी, और मर थोड़ी जाएगा, मर ही जाएगा। मैंने आपकी इवनिंग बैच में किसी को बोला था कि जितने मुहावरे हम बोलते हैं ना आम भाषा में, मेडिकल फील्ड में मैंने हर चीज़ होते हुए देखी। कुछ तो अश्लील मुहावरे जो होते हुए देखे, और कुछ जो हम बोल सकते हैं रियल लाइफ में वो होते हैं। जुबान खींच लूँगा, हमने जुबान निकालते हुए देखी है ना, टंग की सर्जरी देखी, आई हैव सीन, और भी बहुत सारे। तो मर थोड़ी जाएगा, 100% मर जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया तो। इतनी क्या जल्दी है, मर रहा है क्या, बोलते नहीं है क्या, अरे आराम से कर ले, क्या हो गया, मर जाएगा क्या, थोड़ी देर हो गई तो क्या हो गया, यहाँ पर मर जाएगा। तो ये समझने के लिए ये टॉप प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी में भी हम क्या करेंगे, CPR में भी कौन सा स्टेप है, CPR में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि डिफिब्रिलेशन कब प्रायोरिटी होती है, क्लियर है। लेकिन इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसको पहचान भी लिया, उसका इलाज भी कर दिया, यही इसका इलाज, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। VT अगर हो जाए तो, VT हो जाए तो पहचान तो लोगे, वाइड QRS, टैकीकार्डिया रेगुलर है ना, रिदम रेगुलर। तो VT अगर पता चल गया तो सबसे पहले ये देखो। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें जैसे पी वेव एब्सेंट थी है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, पल्स फील करूं अगर इसमें, तो VF में पल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो जवाब दो ना, नहीं मिलेगी, सवाल ही नहीं उठता। पल्स चेक करोगे तो पल्स फील नहीं होगी। और अगर ECG में VF दिख रहा है तो पल्स चेक करने की जरूरत नहीं, पहले शॉक दो के डिफिब्रिलेट करो। दिख रहा है ना ECG में VF है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, पहले एक बार शॉक दो और उसके बाद में CPR करो, फिर पल्स चेक करो, ठीक है। तो नो पल्स
लेकिन ब्रैकेट में लिखो भाई, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि सवाल नहीं उठता, आदमी उठ जाता है। सवाल उठता नहीं, उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है ना, तो पल्स का सवाल नहीं उठता, आदमी उठ जाता है, बिकॉज देर इज नो कार्डियक एक्टिविटी। तो यहाँ पल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करें तो नहीं मिलेगी। एग्जामिनर पूछे तो नहीं मिलेगी। सीपीआर के दौरान डॉक्टर साहब बोले कि चेक करो तो नहीं मिलेगी, अगर वीएफ चल रहा है तो। कंफर्म किया, शॉक दिया। वीटी में नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ना, वो आएगा चेक पल्स। अब पल्स चेक करेंगे तो 2 ही संभावना होगी विदेश, कौन कौन सी होगी? क्या क्या फाइंडिंग मिल सकती है चेक पल्स करने पर? पल्स चेक करेंगे हाँ तो बोलो ना, या तो प्रेजेंट और या तो यही तो मिलेगा ना भाई। क्यूआरएस देखोगे तो 2 ही चीज मिलेंगे, या तो नॉर्मल होगा नैरो, या वाइड मिलेगा। रिदम देखोगे या तो रेगुलर मिलेगी या तो इरेगुलर, यही तो पता होना चाहिए। तो वीटी अगर आपको दिख रहा है ईसीजी के अंदर, तो पहली प्रायोरिटी है पल्स चेक का, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पल्स है या नहीं। अगर पल्स एब्सेंट है तो वीटी विदाउट पल्स इज इक्वल टू वीएफ। समझ गए? पल्स नहीं मतलब कुल मिलाकर के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा वेंट्रिकल, और एरिथमिया है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे लिए तो वीएफ ही है भाई। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर पल्स प्रेजेंट है तो अलग है भाई, ये वीएफ नहीं है, या इसमें अभी कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। पल्स आ रही है मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत तेज है धड़कन की गति, उसके लिए हम इलाज कर लेंगे। क्लियर है क्या बेटा? अभी तक हम काफ़ी अंदर घुस चुके हैं, शुरुआत हमने धीरे धीरे करी, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये होगा तो फिर इसमें 2, फिर उसमें 2। अब क्या है? टैकीकार्डिया, वाइड क्यूआरएस, रेगुलर मतलब वीटी। पल्स चेक करी, पल्स चेक में एब्सेंट है तो फिर ट्रीटमेंट वही वीएफ का है, वही पल्सलेस वीटी का। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या देखेंगे? हाँ नो, सीपीआर तो इसमें कर ही दिया अपन ने। नई चीज, हीमोडायनामिक स्टेटस, ये नया टर्म है, ये अपने आप में नया क्वेश्चन। हीमोडायनामिक्स क्या होती है ये पता होगा। और हीमोडायनामिक्स में अगर अभी ज्यादा नहीं समझना चाहो तो हीमोडायनामिक्स का मतलब सीधा सीधा बीपी। वैसे बीपी, पल्स, सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट सब आता है हीमोडायनामिकली। और हीमोडायनामिकली 2 ही चीज होती है, जैसे पल्स या तो प्रेजेंट होगी या तो एब्सेंट होगी, रिदम या तो रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी, क्यूआरएस या तो वाइड होगा या तो नैरो होगा। वैसे ही हीमोडायनामिकली या तो पेशेंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल। सीमांत बेटा पल्ले पड़ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ चेक करता रहूंगा, बीच में चाय पीने तो नहीं चला गया। घर बैठ के देख रहे हो क्या पता। तो हीमोडायनामिकली देखो, वीटी में ही थोड़ी कहानी लंबी हो गई, क्योंकि वीटी होते ही सबसे पहले तो हमने पल्स चेक की। पल्स चेक करने पर या तो पल्स एब्सेंट या तो प्रेजेंट। एब्सेंट है तो वीएफ की तरह ट्रीट करना है, मतलब सीपीआर, सबसे पहले डिफिब्रिलेशन, फिर सीपीआर की गाइडलाइन फॉलो करनी है। अगर एब्सेंट थी तो पल्स प्रेजेंट है तो क्या देखना है? हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या अनस्टेबल। अच्छा, अपने मन से अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 0 मान करके आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है कि इनमें सबसे, इन दोनों में बता दो, चलो इन दोनों में खराब कंडीशन कौन सी है और थोड़ी ठीक कंडीशन कौन सी है? हाँ पूछ मत, बता। अनस्टेबल, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल, खराब है ना, बीपी लो हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, सारे ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे। तो इन दोनों में प्रायोरिटी आपकी पहले कौन सी होनी चाहिए? यानी कि अनस्टेबल को हमें जल्दी से जल्दी ठीक करना है।
अच्छा, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल और पल्सलेस वीटी में कौन सी प्रायोरिटी होगी? हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल वीटी और पल्सलेस वीटी में कौन सी प्रायोरिटी पहले होगी? पल्सलेस वीटी। भाई सीधा वीएफ हो गया ना, कार्डियक अरेस्ट, उससे बड़ी प्रायोरिटी दुनिया में नहीं है। विदेश समझ में आया? हाँ सीमांत समझ में आएगा बेटा? हाँ सर। भाई मेरा सवाल है, आपके पास में 4 मरीज, लो और अच्छा सवाल, 4 में से एक तो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हीमोडायनेमिकली स्टेबल, एक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, एक पल्सलेस वीटी, सीधा बोल दिया पल्सलेस वीटी, और चौथा था सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अब इनमें से टॉप प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी का सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले किस पेशेंट को डील करोगे, ट्रीट करोगे? पल्सलेस वीटी। क्यों? वो तो बेचारा गया, उसके पास तो कुछ मिनट बचे, आपने नहीं देखा तो फिर आप करते रहे ना सीपीआर, क्या होगा? आ रही है बात समझ में? टॉप प्रायोरिटी। तो पहले पल्सलेस वीटी को हमने डिफिब्रिलेट करके ठीक किया। अब जो बचे 3, उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन सी है? हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, उसके बाद में वीटी अनस्टेबल, और उसके बाद में सुप्रावेंट्रिकुलर। देखो, एट्रियल टैकीअरिथमियाज और वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज में से कौन से ज्यादा डेंजरस है? वेंट्रिकुलर। कौन से होने चाहिए तेरे हिसाब से? क्यों भाई, क्या कारण है? हाँ तो हाँ हीमोडायनामिक्स क्या कुछ है ही नहीं भाई। हार्ट अगर पंप नहीं कर रहा है मतलब पेशेंट इज डेड, इज अबाउट टू डाई, इसको फील करो। पल्स नहीं है मतलब वेंट्रिकल, भाई एट्रिया में अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा? एट्रिया का 2/3 ब्लड तो ग्रेविटी की वजह से आ गया था पैसिवली, बाद का 1/3 वो कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा, नहीं आएगा, और 2/3 तो आ ही रहा है ना, पंप तो होता रहेगा ना। लेकिन वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो सब कुछ बंद, ना आगे ब्लड जाएगा ना पीछे से ब्लड आएगा, कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। वेंट्रिकल रुक गए तो सब रुक गए। इसीलिए वेंट्रिकुलर एरिथमियाज मोर डेंजरस, इसीलिए प्रायोरिटी पहले आएगी। उसमें भी जो अनस्टेबल है वो पहले, और अनस्टेबल अगर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? इसका नाम है कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो फार्मेकोथेरेपी, मतलब दवाई, ड्रग्स, पीटी। एएफ में भी आपको ये देखना है बच्चों, हीमोडायनेमिकली है ना स्टेबल अगर है तो फार्मेकोथेरेपी, और एएफ वाला भी अनस्टेबल हो सकता है, और अगर ये अनस्टेबल है तो कार्डियो। मैं कंजूसी कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा क्यों लिखूं, आप तो अपने नीचे लिखना। मतलब एरो लगा दिया ना मैंने तो। हीमोडायनेमिक अनस्टेबल है एएफ वाला तो भी कार्डियोवर्जन, स्टेबल है तो फार्मेकोथेरेपी। इसमें अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। पीएसवीटी की ड्रग ऑफ चॉइस, पीएसवीटी की ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन। ये गागर में सागर है, आपको लग रहा होगा बस एक पेज ही पढ़ा है हमने आज।
मैंने पहले 2.5 साल परेशान बच्चों को भी पढ़ाया, वो भी उनका यही कहना था कि सर आज तक मतलब पल्ले नहीं पड़ता। तो आदमी भक्त ऐसे ही थोड़ी बनता है यार। आदमी को जब ये लगता है ना बच्चे को कि यार ये चीज़ जिसने हमें इतना मुश्किल जीना मुश्किल किया हुआ था, वो चीज़ हमें समझ में आ रही है। नए बच्चों को थोड़ी कदर कम हो सकती है, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तब उसकी वैल्यू समझता है कि यार ये कितना मुश्किल ऐप में। हाँ हाँ हाँ, आप भाई आपने एक सामान इस्तेमाल किया खराब निकला तो दूसरे की वैल्यू होगी ना। हाँ, बना बनाया हलवा देते तो नखरा, बच्चा भी नखरे, नहीं मेरे को भूख नहीं। जब भूख लगती है ना तो कच्ची रोटी या सूखी रोटी, कच्ची नहीं तो एटलीस्ट सूखी रोटी बिना घी के भी खा लेता है और बहुत स्वाद लगती है। उसमें कोई कमी नहीं निकालेगा कि इसमें ये जल गई, इधर हो गया। भैया भगवान का भला है कि मिल गई, वैल्यू तभी आती है। तो इसीलिए जो बच्चे झटके खाए हुए होते हैं ना, जिन्होंने एग्जाम दे लिया होता है नॉर्थ साइड का, उनको समझाना मुश्किल होता है। लिटरली ऐसा हुआ है, उनकी काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती। वो तो ये कहते हैं कि सर आप जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा। कि मैं कई बार उनको बोलता था कि भैया इन चीज़ों की वैल्यू करने वाले तो 10% भी नहीं है, लेकिन कोचिंग चलाने के लिए हमें भीड़ भी चाहिए ना, भाई खर्चा भी तो निकालना होगा। तो वो बोलते हैं कि सर थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन समझ में आएगा, 100% आएगा, आप पेशेंस रखो। मैंने कहा वाह, मैंने कहा मैं तो पेशेंस रखे हुए, चिंता मत कर। तो अब देखो कल की क्लास में बहुत मसाला तैयार है अपने पास। डिफिब्रिलेटर पर पूरा वीडियो देखेंगे, कार्डियोवर्जन पर वीडियो देखेंगे, कैसे दोनों डिफिब्रिलेटर से होने वाले प्रोसीजर हैं, दोनों में क्या अंतर है, कैसे करते हैं, ये कलम विद वीडियो। तो आप नोट्स अपने अपने हिसाब से लिखते थे ना, और अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो उसके नोट्स को मैं खुद कॉपी करूँगा अगर इस लायक हुए तो ये डिपेंड करता है। नारी शक्ति को सरेंडर कर दोगी सर, हम तो कंपटीशन में ही नहीं। नारी शक्ति में आपस में हो सकता है कि दोनों में से किसके अच्छे हो, किसने ज़्यादा कलर की पेन यूज़ करे है, किसने बाउंड्री बना रखी है, लाइन खींची है, वो डिपेंड करेगा। तो एक तो डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्जन, उसके अलावा एडिनोसिन, ये अपने आप में 10 सवाल लेके आती है। और ये ऋषिकेश 2019 की बात है, एम्स ऋषिकेश ने जब एग्जाम लिया था उसके 15 दिन पहले मैंने एडिनोसिन पढ़ाई थी। और क्योंकि इंजेक्शन 1 ml का इंजेक्शन है, 6 ml, सब बताऊंगा, रुक जा रहे, जो खिला रहा हूँ उसको डाइजेस्ट कर ले, तेरी भूख मिटेगी। अभी तो इस पर कल पढ़ेंगे, पर इस बहुत कुछ पढ़ना है एडिनोसिन। तो मैंने जो 2019 में ऋषिकेश से पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बताया था ना एडिनोसिन पर, और मैंने क्योंकि हॉस्पिटल में यूज़ किया तो मुझे लगा यार ये बच्चों को पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले टॉपिक कुछ और चल रहा था, लेकिन मैं मरीज देख करके हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये मरीज देखा था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिक्टेल कैथेटर अगर किसी पेशेंट के डाला तो आके बता दिया मैंने कि यार ये पिक्टेल कैथेटर आपको पता होना चाहिए, और अगली बार पूछ लिया गया। तो एम्स ऋषिकेश में कुछ बच्चों के जो अलग अलग सेट होते हैं ना पेपर के, तो हमारे कुछ बच्चों के पेपर में पहला सवाल एडिनोसिन का था, और वही 4 ऑप्शन बनाए थे जो मैंने उनको बताए थे कि देखो ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा, ये होगा, और ये वाला आंसर जाएगा क्योंकि ये गलत है, ये सही नहीं है, एग्जैक्टली वही हुआ। तो बहुत बड़ी बात है, बच्चों के टीचर दिखने लगता है यार ये तो सबने अभी 10 दिन पहले तो बताया था, ओ यार यही ऑप्शन थे, आंसर भी यही है। तो आधे पैरों में पड़ गए, गुरु जी मैंने कहा ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, क्योंकि मुझे मालूम है जो हॉस्पिटल में चीज़ काम आ रही है वो आपसे पूछी जानी है। अब 4 में से 3 पूछे या 1 पूछे, इस बार पूछे अगली बार पूछे, वो डिपेंड करता, लेकिन पूछेगा तो नहीं वैसे ना भाई, ये नहीं पूछेगा तो दूसरी पूछेगा, लेकिन सारी चीज़ें वो होंगी जो आपके हॉस्पिटल में काम आने वाली। तो इसीलिए हर बार ये प्रयोग हमारा सफल होता है कि भैया यही सवाल पूछे जाते। आप वीडियो देख लेना, मैंने लाइव एट्रियल फिब्रिलेशन की 3-4 दिन पहले बताई थी ईसीजी, वो संयोग था, वो प्रयोग नहीं था। ईसीजी में से क्वेश्चन आएगा, ये प्रयोग है, सफल प्रयोग है, सक्सेस प्रयोग है कि ईसीजी में से क्वेश्चन आएगा। एएफ की ही दिखा रहा हूँ 3 दिन पहले, और एएफ पर ही अगर सवाल आ रहा, ये प्योरली कोइंसिडेंस है, संयोग है, ये प्रयोग नहीं है। ईसीजी इंपॉर्टेंट है, ये तो तय है, लेकिन एएफ की ईसीजी आएगी, ये संयोग था। डोज कैलकुलेशन पर सवाल आएगा, ये प्रयोग है कि आएगा ही आएगा, प्रयोग सफल है क्योंकि हमने चेक कर लिया, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। लेकिन मैंने इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन पर जो सवाल पूछा था, नहीं मैंने डोपामिन पे कराया था, और वही सवाल नॉरएड्रेनालिन के नाम से आएगा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ गया, ये संयोग था। भाई डोज कैलकुलेशन पर सैकड़ों सवाल बनते हैं, लेकिन उसी फॉर्मेट में सवाल पूछा जाना सेम, ये संयोग था।
तो संयोग भी तभी बैठेगा जब आप सही प्रयोग करोगे कि भाई ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा, डोज कम ज़्यादा कर दी, मरीज का वजन 60 किलो की जगह 40 किलो कर दिया, तो कैलकुलेशन गुणा भाग तो हम कर ही लेंगे, अगर चूंकि इसलिए हमें पता है। आगे बात समझ में? तो एडिनोसिन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें वीडियो के साथ हम अगली क्लास में डिस्कस करके इस चार्ट को चार्ट जाना। अगर चार्ट नहीं है तो ढंग की चीज चार्ट, जो गागर में सागर, डायग्राम और फ्लो चार्ट किसी भी टॉपिक को याद रखने पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम समय में रिवाइज करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है? फ्लो चार्ट और डायग्राम्स। लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये स्टेप के बाद में ये स्टेप है, इसमें ये दो कंडीशन बनेंगे। QRS में आपको पता होना चाहिए या तो नॉर्मल होगा या वाइड होगा। PR इंटरवल में पता होना चाहिए या तो नॉर्मल होगा या प्रोलॉन्ग्ड होगा। रिदम या तो रेगुलर होगी या तो इरेगुलर। VT या तो पल्सलेस होगा या विद पल्स होगा। विद पल्स वाला या तो हेमोडायनेमिकली स्टेबल होगा या अनस्टेबल। PR इंटरवल अगर नॉर्मल है तो साइनस ब्रेडी, बढ़ा हुआ है तो ब्लॉक। फिर ब्लॉक की रील घुमा दो, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। कितना 5 मिनट में 2 दिन की क्लास रिवाइज कर दी, अगर आपको ये चीजें याद है। 5 मिनट रिवीजन का भी एक साइंटिफिक तरीका है, मैं किसी दिन बात करूंगा, आज मूड नहीं हूं क्योंकि आज हमने ज्ञान की बातें ऑलरेडी कर, तो ज्ञान अब 10-20% ही काफी है, बाकी चीज पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। तो चलो आज अपन यहाँ पर समापन करेंगे क्योंकि इसको पूरा खत्म करेंगे जिस दिन कल शुरू करते हैं ना, फिनिश करेंगे। आज राजवीर सर का बर्थडे है, ध्यान रखना, विश कर देना सबको, कर दिया होगा या कर देना, जब भी आपको मिलेंगे नहीं आप वैसे मैसेज कर सकते हो सर के नंबर लेकर, ठीक है। नहीं सर उस ग्रुप में नहीं है, सर का ग्रुप दूसरा है, नंबर दे दूंगा मैं आपको ग्रुप में सर का नंबर। चलो थैंक यू गाइस, ठीक है बेटा, क्या नाम है, सीमांत। यस सर, अब थैंक यू हमारी सर। क्लास की सीमा आ गई है ना, अब कल पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।